स्टूडेंट्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी। आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स आज हम लोग फिर से आए हैं 12th क्लास का टॉपिक लेकर, और जो हमारा टॉपिक है आज का मेन टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अभी जो पैटर्न सेट होने वाला है ड्यू टू कोविड, जो पैटर्न सेट होने वाला है एग्ज़ाम में, उसके लिए तो ऐसे टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है जो आपको थ्योरेटिकल से लिंक करता हो, जो कॉन्सेप्चुअल हो। तो ऐसे टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ते, ऐसे टॉपिक हम लोग ज़रूर करते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आज से नहीं, हमेशा से आता है, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है टॉपिक। तो हम लोग धमाकेदार स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? पॉइंट चार्ज के लिए एंड लाइन चार्ज के लिए कैसा शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी से ही आता है। राइट द 2 and 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट 3, राइट 4, ऐसे करके आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। स्टार्ट करने से पहले मैं टॉपिक बता दूँ स्टूडेंट्स कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिल रहा है, हम और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो का कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल को आप डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। बेल आइकॉन दबाने से हमारा जो वीडियो है आपके पहले सबसे पहले पहुंचता है, नोटिफिकेशन जाता है। अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो बेल आइकन को दबाइए, रेड बटन को, और आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देरी ना करें, हम लोग मेन पर्पस है हमारा वीडियो स्टार्ट करना। तो हम लोग करते हैं आज टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है जिसने पोटेंशियल बनाता है, फील्ड बनाता है, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एक जगह की प्रॉपर्टी है, एक पॉइंट की, एक लोकेशन की एक प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, उसके अराउंड हम हर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। एक जगह ऐसा चार्ज है तो हर जगह निकालना चाहते हैं, और निकालने के क्रम में ड्यूरेशन ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल अराउंड ए चार्ज, उस क्रम में ये देखा जाता है कि पोटेंशियल सबका सेम आता है। जब हम एक चार्ज के अराउंड जब हम पोटेंशियल निकालते हैं एक जगह पर, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, ऐसे n पॉइंट्स पर निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि इस सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो आखिर जो सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उसका क्या नाम रखें? तो उसका नाम हमने रख दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब सेम। ये इक्वी का मीनिंग है इक्वल होगा। इक्वी का मतलब इक्वल, सेम, एक समान, बराबर। तो ये इक्वल है, सेम बोलो आप, सेम, एक समान, बराबर, एक जैसा, एक समान, इक्वल, है ना। और पोटेंशियल का मीनिंग आप जानते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज है, और अब जब हम r डिस्टेंस पर जाते हैं और यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो देखते हैं आ रहा CQ/R, ये CQ/R। और अगेन यहाँ पर भी r डिस्टेंस पर जाते हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं आ रहा CQ/R, CQ। फिर हम यहाँ चेक करते हैं r डिस्टेंस पर, यहाँ भी देख रहे हैं CQ/R। फिर मैं यहाँ चेक करके देखता हूँ आखिर कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रहा, देख ले जरा, यहाँ भी आ रहा है CQ/R। अभी भी कंफ्यूज, यार ऐसे कैसे हो रहा है? फिर यहाँ r डिस्टेंस पर, यहाँ भी आ रहा है CQ/R, यहाँ भी r डिस्टेंस पर गए और यहाँ भी आ रहा है CQ/R। क्या बात है भाई, हर जगह CQ/R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आ रहा। इसका मतलब इन सबको अगर मैं मिला दूँ, यहाँ इन सबको मिला दूँ तो एक सरफेस बन जाएगा, और उसी सरफेस को तो बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि एक चार्ज के अराउंड वैसा सरफेस, एक चार्ज के अराउंड वैसा सरफेस जिस सरफेस के पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है सेम। तो एक चार्ज था यहाँ पर, मैंने यहाँ निकाला पोटेंशियल सेम, यहाँ निकाला सेम, यहाँ निकाला सेम, यहाँ निकाला सेम, यहाँ निकाला सेम। ये तो हर पॉइंट पर यहाँ 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 पोटेंशियल आता है सेम, जिसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल। तो सिंपल डेफिनेशन हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस होता है अराउंड ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो पोटेंशियल बनाता है अराउंड ए चार्ज ऑन विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, जिस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है और उसको याद भी कर लेते लिखते लिखते, मैं भी याद कर रहा हूँ। क्या है डेफिनेशन इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर that imaginary surface, that imaginary surface, that imaginary surface on which, जिस पर on which at every point potential is, every point potential is same। तो ये ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दैट इमेजिनरी सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। थोड़ा और सोचते हैं, देखते हैं, थोड़ा और फिल करते हैं। तो टॉपिक डेफिनेशन हो गया, फिल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है Q, ये यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q, तो आपने पोटेंशियल चेक किया हर पॉइंट पर इसके चारों तरफ, ठीक है। तो चेक कर लिया हमने ये, और मैंने ये देखा चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लाया। ऐसे चेक नहीं हो पाएगा, Q स्मॉल टेस्ट चार्ज लाया और हर पॉइंट पर देखा हमने पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पर। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल 100 आता है, ऐसी एग्जाम्पल 100 आता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद एक और हमने सरफेस देखा और इस पर भी एक इक्विपोटेंशियल, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस निकला, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर जब फिर मैंने निकाला, अगेन हमने जब पॉइंट पर निकाला इसके हर पॉइंट पर, तो देखा पोटेंशियल सेम है, मतलब ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और जब इसका पोटेंशियल निकालोगे तो कम आएगा, सपोज 80 आएगा, 100 तो आएगा नहीं, क्योंकि सोर्स चार्ज जो है उसके नज़दीक में पोटेंशियल ज़्यादा होगा। चाय की दुकान मेरी यहाँ पर है, तो लोग नज़दीक से चाय पीने आएंगे, दूर के लोग नहीं पीने आएंगे, है ना, कम आएंगे। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होते जाएगा। उसके बाद और आगे जा रहे हैं, वहाँ भी हमने पोटेंशियल निकाला और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस निकला। बाय मिस्टेकली हमने देखा तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही निकल गया। ये यहाँ से निकाला हमने, ये भी है, और यहाँ का पोटेंशियल निकाला सपोज 60, कम ही तो आएगा। तो ये सारे सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब जरूरी नहीं है एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो क्लियर हो गया कि एक चार्ज के अराउंड अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है
कि एक ही होगा, n नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। कहाँ तक होंगे? जहाँ तक उसका इफेक्ट होगा चार्ज का, जहाँ तक फील्ड बनेगा। अब इफेक्ट के बाहर चले गए, आप इन्फानाइट पर चले गए, फील्ड के बाहर निकल गए, तो काहे के इक्विपोटेंशियल सरफेस? फील्ड ही नहीं है। तो जहाँ तक फील्ड होगा वहाँ तक इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके अराउंड बनते रहेंगे। और कितने नंबर बनेंगे? n नंबर ऑफ सरफेस होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब इस पॉइंट पर हर जगह तो 60 ही आएगा ना, पोटेंशियल 60 ही आएगा, तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पॉइंट पर हर जगह 80 ही तो आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इस वाले सरफेस पर हर जगह 60 100 आएगा, 100 आएगा, है ना। ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर हमने 3 सरफेस बनाया तो आपको क्लियर दिख रहा है इस डायग्राम से कि इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये तीनों आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ ये है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, लेकिन आपस में सबका पोटेंशियल सेम नहीं है। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चार्ज के अराउंड ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल आता है सेम, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और देखते हैं जो पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है स्फीयर होता है, स्फीयर। और जो लाइन चार्ज होता है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है सिलेंडर। सिलेंडर होता है कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, एक जैसा बहुत सारा होगा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा। तो स्फीयर्स आर द एग्जाम्पल है इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हेन चार्ज placed at center of the sphere। तो सेंटर पर होना चाहिए। अरे सेंटर पर होगा तभी तो हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस आएगा। सेंटर से आप लाइन ले जाओगे स्फीयर के एवरी पॉइंट पर तो इक्वल डिस्टेंस तभी आएगा ना। जब 4 सेंटर से आप लाइन ले जाओगे 4 सेंटर पर हो तो 4 सेंटर पर होना चाहिए। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल हो गया। अब आगे करते हैं हम लोग कि पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर लाइन चार्ज होगा तो उसके लिए क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ कर देता हूँ, इसी में है, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ दिख रहा है अपने को। तो अगर अपने पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है जिसका नाम है Q। तो इसके अराउंड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलेंडर होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो सिलेंडर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, स्फीयर्स, सिलेंडर नहीं है, स्फीयर्स है। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस on which चार्ज एट सेंटर। तो चार्ज क्या होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस विद चार्ज एट सेंटर, आप लिख सकते हो विद चार्ज एट सेंटर, जिसमें चार्ज किसका हो, सेंटर पर।
तो ये हो गया। तो एक जैसा बहुत सारा सिलेंडर होगा जिसमें चार्ज कहाँ होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए। थोड़ा ये रफ दिख रहा है, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। विद, यहाँ पर लाइट भी आता है ज़्यादा, ठीक है, विद चार्ज एट सेंटर। ये हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सारे सिलेंडर्स होंगे, लेकिन अगर वो लाइन चार्ज होगा तो ये हटा देता हूँ। अगर वो लाइन चार्ज होगा तब क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन चार्ज के लिए। तो अगर चार्ज आपका इस टाइप का है, मान लीजिए प्लस 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 ऐसे जा रहा है, क्यू चार्ज है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऐसा होगा, सिलेंडर्स होगा, सिलेंडर्स होगा। तो ये बन गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। लेकिन इतना याद रखना है कि इस सिलेंडर का जो एक्सिस होगा ना, यही होगा जो लाइन चार्ज होगा। जो लाइन चार्ज होगा वही एक्सिस भी होना चाहिए, तभी तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तभी तो ये डिस्टेंस आप निकालो, ये डिस्टेंस इक्वल। एक और आप कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनेगा, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, और ये भी बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, ये भी बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा तभी तो भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, पोटेंशियल सेम आएगा, तभी तो आएगा। तो लाइन चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिस सिलेंडर का एक्सिस क्या होना चाहिए, वही लाइन चार्ज होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स आर द इक्विपोटेंशियल surface with line charge at the axis of cylinder। जिसमें लाइन चार्ज क्या होना चाहिए, जो लाइन चार्ज था वो सिलेंडर का क्या होना चाहिए, एक्सिस होना चाहिए। तो मैं फटाफट बताता हूँ आपको क्या क्या मैंने बताया। इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया, वैसा सरफेस जिस पर एवरी पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल सेम आता है उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये उसकी डेफिनेशन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जरूरी है एक हो, बहुत ज़्यादा होता, बहुत सारा होता, तब तक होगा जब तक उसका इफेक्ट हो, और जब इफेक्ट है ही नहीं तो सरफेस नहीं बनता, उसके अराउंड जीरो हो जाता है इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हमने पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर्स बनेगा, उसके चारों तरफ बहुत सारे स्फीयर्स बनेंगे, ठीक है, और सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। चार्ज हमेशा सेंटर पर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि दूरी डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है स्फीयर्स का हर पॉइंट पर। उसके बाद लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर्स होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंडर्स होगा जिसमें जो सिलेंडर का जो एक्सिस होगा, जो सिलेंडर का एक्सिस होगा वही बनेगा आपका लाइन चार्ज। जिस पर लाइन चार्ज होगा वही बन जाएगा एक्सिस। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके चारों तरफ अगर सिलेंडर बनेगा तो इक्वल डिस्टेंस लाने के लिए उसको एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही तो एग्जाम में आता है, यही तो बच्चों से पूछता है एग्जामिनर की प्रॉपर्टीज, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो करते हैं हम लोग, एंजॉय करते हैं अब। हाँ, एंजॉय तब आएगा जब आपको होगा इंटरेस्ट, ऐसे नहीं आता है एंजॉयमेंट। तो करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा प्रॉपर्टी, वो देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है, दिख रहा, चलिए ठीक है, एक एक करते हैं, 3 4 5 प्रॉपर्टी होगी, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आ गई। मैं स्टूडेंट्स जो मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं लाइट भी लगा लूँ
और जो आवाज़ों साउंड का प्रॉब्लम होता है कर लूँ। तो मैं मैक्सिमम टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ सनलाइट में, डे में। आपको पता है मैं संडे को सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि संडे को मैं फ्री होता हूँ, मुझे कोई काम नहीं होता, तो यही वीडियो ही बनाता हूँ संडे को, और उसी को मैं रख लेता हूँ, अपलोड करता हूँ। डेली मुझे टाइम नहीं मिलता है। स्टूडेंट जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरी शेड्यूल कितनी इंगेज है, कितना बिजी है, पूरा दिन क्लास ही क्लास है, तो डेली टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं संडे को मैक्सिमम कोशिश करता हूँ वीडियो बनाता हूँ संडे को, और भी सनलाइट में। तो सनलाइट में आजकल मौसम जो है ना ऐसा होता है कि कभी क्लाउड आ गया, कभी सन आ गया, तो लाइट जो है कभी आपको कम दिखता है, कभी ज़्यादा दिखता है। लेकिन ये सारे दिख रहे होंगे, मेरा फेस ही तो ब्लैक दिख रहा होगा, क्या मतलब है उससे? मेरा फ्लैश जो फेस है वो ब्लैक दिखे, वाइट दिखे, उससे क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इससे है ना, ये दिख रहा हमें, टॉपिक समझ में आ रहा। और सर काले दिख रहे हैं, गोरे दिख रहे हैं, क्या मतलब है ना? आ जाओ करते हैं। तो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में। अब देखो गोरा दिखने लगा हमें, है ना? फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, वो क्या करते हैं हम लोग, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में फर्स्ट है हमारा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो जीरो आएगा, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ लिया था कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर आपके पास अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, और आप चाहते हो कैसा बन गया ये, और आप चाहते हो कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और आप ये चाहते हो कि वी ए माइनस वी बी निकाल लें, तो ये जीरो आएगा। आप ऐसा कुछ समझिए कि आपके पास अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट बी यहाँ पर है, और आप चाहते हो कि मैं वी ए माइनस वी बी निकाल कर दूँ, तो फिर इसका पोटेंशियल क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पोटेंशियल ए का होता है वही पोटेंशियल बी का होता है, तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों का सेम होता है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही होगा ना। तो ये बन गया फर्स्ट प्रॉपर्टी कि द पोटेंशियल डिफरेंस at equipotential surface इज जीरो। ये हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो जीरो होगा, डिफरेंस नहीं निकलेगा, दोनों इक्वल है इसलिए, तो जीरो आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कहीं भी जाओ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो आपको वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने को पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और आप चाहते हो यहाँ से यहाँ जाएं, आप चाहते हो यहाँ से यहाँ जाएं, तो फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, वो जीरो आएगा। जीरो इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता है कि जो पोटेंशियल ए का होता है वही पोटेंशियल बी का होता है, और आप कर रहे हो ए से बी जा रहे हो, तो वर्क डन ए से बी आप निकाल रहे हो। तो वर्क डन ए से बी जो आएगा आपका, वर्क डन ए से बी वो आएगा पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इंटू क्यू, और यहाँ पर पोटेंशियल ए इक्वल टू पोटेंशियल बी है, तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन ए से बी कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमने ये एक बना लिया प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप कहीं भी जाओ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। उसको हमने लिख भी लिया। क्या लिख लिया हमने, वर्क डन ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस शुड बी जीरो। तो ये जीरो होना पड़ेगा इसको, ठीक है। वर्क डन देख लिया हमने। मान लीजिए कि थोड़ा और दूसरे तरीका से समझते हैं, देखते हैं वर्क डन क्यों जीरो होगा, थोड़ा और तरीका देखते हैं। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, और आप ए से बी जा रहे थे, ए से बी, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ था, उसने अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया था। अब ये चार्ज जो है ऐसा फोर्स लगा रहा था, फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ये ऐसा फोर्स लगा रहा था, तो ये फोर्स है, और आप ज़बरदस्ती का डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब 90 डिग्री पर, फिर यहाँ जाएंगे 90 डिग्री पर, यहाँ तो 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ऑलवेज जो एंगल बनेगा डिस्प्लेसमेंट डी आर एंड एफ में वो 90 डिग्री बनेगा, ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। अब आपको पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ डी आर कॉस थीटा होता है, एफ डी आर कॉस थीटा, ये वर्क डन। और आप यहाँ पर देखेंगे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, थीटा क्या है 90 डिग्री है। तो जब यहाँ कॉस 90 रखेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। एक मिनट, ओके, तो ये बता रहा था। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। बनेगा भैया, देखो आप डिस्प्लेसमेंट यही तो है, क्या लिखा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस शुड बी जीरो। वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन, ऐसे भी बोल सकते हो कि आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो वर्क डन को आप मूव करोगे, इक्विपोटेंशियल चार्ज को आप मूव करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ए से बी कोई जगह है, तो वर्क डन शुड बी जीरो, वर्क डन जीरो होगा। क्योंकि आपको क्लियर दिख गया, यहाँ से भी समझ में आ रहा है। वर्क डन निकालते हैं हम लोग कैसे, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, पोटेंशियल सेम है तो आपका आ गया जीरो आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, सेकेंड था थर्ड, कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ड्यू टू चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी का बना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। उसको भी हम लोग देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो करके देखते हैं स्टूडेंट्स, दोस्तों भाइयों, करके देखते हैं कैसा आता है। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा इसका थर्ड नंबर में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बोलता है कि अगर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लाइंस आपको डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो जो ये डायरेक्शन है वो क्या होगा कि ये जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर चार्ज था। तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझने की कोशिश करेंगे तो ये पता है हमें कि स्फीयर के सेंटर से जो लाइन जाती है ना, वो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ज़रूर बनाती है। तो वहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये यहाँ तो फिजिक्स में बताना अपने को लॉजिक, तो इसका लॉजिक हम लोग देख लेते हैं क्या लॉजिक है। तो देखिए, एक फॉर्मूला था हमारे पास रिलेशन कि जो डी वी होता है
वो होता है ई डी आर माइनस का। माइनस अभी आप थोड़ी देर के लिए भूले रहो, लिख दिया, होता है। अब ये जो होता था आपका जो डी वी होता था, डी वी होता था ई डी आर कॉस थीटा होता था, डॉट प्रोडक्ट आया था। ठीक है भैया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देखेंगे तो डी वी जीरो होता है। डी वी इसलिए जीरो होता है कि जो वी ए होता है वी बी होता है, V1 V2 सब इक्वल होता है, डी वी जीरो होता है। तो ये वाला जो आपका डी वी तो जीरो दिख गया। अब इस साइड में ई डी आर कॉस थीटा ये। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जीरो तो कर नहीं सकते हो, इस साइड में जीरो आया है। इसको जीरो करने के लिए इन तीनों में से कोई एक जीरो काफ़ी है। इस साइड में जीरो आया तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, गणित का विद्वान हैं हम, विद्वान हैं गणित के, आप सब विद्वान हैं गणित के। तो भैया यहाँ जब जीरो आता है तो इसमें से कोई एक काफ़ी है उसको जीरो करने के लिए। बाकी ये बहुत अपने आप को महान ना समझे, कॉस थीटा डी आर अपने आप को महान ना समझेगा, बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जो है उनको जीरो कर सकता है। या फिर ये जो है अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, मैं सबको अट्रैक्ट कर लेता हूँ, सबको मार देता हूँ मैं। लेकिन ये दोनों है ना, इनको जीरो कर सकते हैं, पूरा ख़त्म कर सकते हैं, जानते हैं मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो नहीं सकता। बोलोगे होता है, हमने देखा है बहुत जगह, यहाँ पर नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम बात तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कर रहे हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तब बनेगा ना जब एक चार्ज होगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम बात क्यों करेंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे, फिर हम बोलेंगे है ही नहीं, हमारा टॉपिक ही नहीं है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद जो डी आर जो होगा, डी आर वो भी जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा, तो डी आर भी जीरो नहीं है। तो फिर इसको जीरो करेगा कौन, इसको तो ये करेगा कॉस थीटा। तो थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर, इसी के बीच का एंगल है थीटा, है ना। हमें पता है जो कॉस थीटा साइन थीटा ब्रेक होता है तो दोनों के बीच का एंगल होता है, जो जिस क्वांटिटी से वो आता है, तो ये एंगल है। अब भैया इसको जीरो होने के लिए इस कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो तब होगा जब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कॉस थीटा जीरो तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा ये। और थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और डी आर। इसका मतलब ई डी आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है डी आर वेक्टर के, तो इसीलिए परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बन गया प्रॉपर्टी, तो लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface। तो हमेशा यह परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब आगे आते हैं ये, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। 4 क्या है, 4 ये है, मैं इस साइड में नहीं लिखूंगा हाँ, ठीक है। 4 ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, लाइक दिस। ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया और एक और ये बना लिया ऐसा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है।
या फिर हमने एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया, ये और एक और बना लिया ये, तो ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन नेवर क्रॉसेस ईच अदर। और ऐसा इसलिए होता है कि वो जहाँ पर क्रॉस करेंगे वहाँ पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। दो सरफेस है, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस का इस वाले का अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, इस वाले का अलग डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर मैच इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, E1 एंड E2। तो एक चार्ज के लिए अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। एक शोर चार्ज है, उसने अपना फील्ड बनाया तो किसी एक ही डायरेक्शन में बनाया होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉसेस ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये था हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो दो डायरेक्शन में उनका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। टू इक्विपोटेंशियल surfaces never crosses or intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ऐसा है कर ले, इफ दे डू, अगर ये ऐसा कर ले, देन at the intersection two direction of electric field comes, आ जाता है, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, comes, which is not possible, which is नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है कि दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। इम्पॉर्टेंट, चार इम्पॉर्टेंट थे। आगे देखते हैं। आगे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो डायपोल का बनता है ना, उसका देख लेते हैं। डायपोल का कैसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको देख लेते हैं। फिफ्थ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल। डायपोल का कैसा बनता होगा उसको देख लेते हैं। तो डायपोल में क्या होता है आपको पता है, डायपोल में एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट नेचर का होता है। तो ये अब इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा हमें पता है, ये ऐसा जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा बनता है। ठीक है, फील्ड। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है पहले तो नज़दीक नज़दीक होगा, नज़दीक नज़दीक, और धीरे धीरे दूर होते जाएगा, और धीरे धीरे क्या होते जाएगा, दूर होते जाता है। पहले तो नज़दीक नज़दीक बनेगा, पास पास बनेगा। स्टार्टिंग में तो पास पास बनेंगे और धीरे धीरे वो दूर होते जाते हैं, धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो ऐसा बनता है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल। उसके बाद अगर आपसे ये कोई बोलता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे बहुत यूनिफॉर्म है, और आप इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, तो इसका इस टाइप का बनेगा, ऐसे ये
ये बनेगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऐसे बहुत सारे बनेंगे। ये बन गया, ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर बना नहीं पा रहे हैं। ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ऐसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पहले इसी को बनाना था। ये ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो ये आपका देखोगे आप, तो पोटेंशियल अगर यहाँ पर 100 वोल्ट है तो ये 80 वोल्ट होगा, ये 60 वोल्ट, ऐसे घटते जाएगा क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेस, अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बार बार मैं बता रहा हूँ, बेल आइकन को आप प्रेस करिए और हमारे वीडियो को शेयर भी करिए। हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट, मैं आपको नहीं बता सकता कि हम कितना मोटिवेट होते हैं सब्सक्राइबर के लिए। सिंगल सब्सक्राइबर, वन सब्सक्राइबर, वन व्यू, वन लाइक, वन कमेंट से कितना हम मोटिवेट होते हो हम जानते हैं, वो मैं जानता हूँ। और मैं और भी बेटर करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो को और भी बेटर क्वालिटी मेंटेन करता हूँ मैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।